ओके तो आज बात कर लेते हैं फिर हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर। ह्यूमन फिजियो में अगर मैं देखूं तो पढ़ाने में जो टाइम लगता है वो पढ़ाने में लगता है किसको, डाइजेशन को, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मतलब इस वाले चैप्टर को, एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन को। इन 3 चैप्टर्स को पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसका रीजन भी है क्योंकि डाइजेशन से भी 2 से 3 सवाल आते हैं, इससे भी 2 से 3 सवाल आते हैं, कभी कभी इससे 4 सवाल ही बन जाते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन डॉट इससे बने रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसके एक्सटेंडेड वर्जन से कि इसका कोई एक फैक्ट यूज करके कोई चौथे क्वेश्चन में डाल देता है वो, तो ऐसा भी देखा गया है। और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जो है बेटे वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे तो बता ही नहीं सकता, मतलब 4 सवाल तो उसमें से आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया तो आप ये मान लो कि आपकी 50% फिजियो खत्म हो गई, ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो। उसके अलावा जो बाकी जो बच गए हमारे पास 4 चैप्टर, उनसे हाफ ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, आप मुझे बताएं कि सर्कुलेशन करने की क्या जरूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे सर सिंपली क्या है। देखो सर, हमने क्या करा है, हमने फूड एंड खाया है। क्या खाया हमने? फूड। इस फूड की तो क्या हो चुकी है, इस फूड की हो चुकी है डाइजेशन। क्या हो चुकी है इसकी? डाइजेशन, जो आप हमें पढ़ा भी चुके हो। ठीक है जी, अब इसकी क्या होनी है, इसकी होनी है रेस्पिरेशन। क्या होनी है? रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर फूड की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हुई है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल्स पे। क्या उन्हीं सेल्स पे, जैसे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, क्या इन्हीं के ऊपर क्या यही रेस्पिरेशन कर लेंगे या कोई और सेल्स भी रेस्पिरेशन करेंगे? तो आप सुने, यहां पर ये सेल्स क्या करेंगी, जैसे यहां पे मान लो कि इनके पास क्या आ गया, इनके पास ग्लूकोज आ गया, तो ये ग्लूकोज को ना खुद नहीं खाने वाले, खुद यूटिलाइज नहीं करने वाले, दे विल सेंड दिस ग्लूकोज टू दी टिश्यू से। मैं बात करता हूं, जैसे ये पहुंच जाता है कहां पे, किसी मसल के टिश्यू पे, किसी मसल के सेल पे। ठीक है ना, वहां पर ये ग्लूकोज आ चुका है C6H12O6, और वहां पर क्या होगी, वहां पे इसकी रेस्पिरेशन होगी, इसको तोड़ा जाएगा, इसमें CO2 H2O और ATP में, तब जाके क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो सारा खेल जो है, पूरी फिजियोलॉजी चल किसके ले रही है, सब चीजें डिपेंडेंट ही किस पे है, ATP पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे, एनर्जी के लिए तो सारा काम करा था। आप खाना क्यों खाते हो? आप खाना ही इसलिए खाते हो ताकि क्या मिल सके आपको, उससे एनर्जी मिल सके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये जो सेल्स, ये जो ग्लूकोज था, ये इन सेल्स तक कैसे पहुंचा? आंसर इज सर्कुलेशन। कौन लेकर गया? ये क्या हुआ है, यहां पर हुआ है हमारे पास क्या, सर्कुलेशन। यहां पे क्या आता है, यहां पे एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो ग्लूकोज को उठाकर यहां से यहां पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो सर ये ग्लूकोज कैसे चला जाएगा, मतलब कि क्या ये कोई ट्रक है क्या, कि ट्रक के ऊपर लाद दिया, यहां से चला, चलो वहां पहुंच गया दूसरी जगह पे? नहीं, ट्रक जैसी एक चीज है। ठीक है ना, ट्रक जैसी क्या है, एक चीज है, जिनको कहता हूं क्या मैं, बॉडी फ्लूइड। क्या कहता हूं उनको मैं, बॉडी फ्लूइड। एक्चुअली वो एक भी नहीं है, वो 2 हैं। कितनी है वो? 2 चीजें हैं। तो 2 बॉडी फ्लूइड्स यहां पर आ रहे हैं हमारे पास, जिनको हमने पढ़ना है। एक तो आ रहा है मेरे पास कौन सा, ब्लड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा के पढ़ाने वाला हूं, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास लिम्फ। कौन सा है दूसरा? लिम्फ। ठीक है ना, एनसीईआरटी में तो लिम्फ के बारे में बहुत कम बात करी गई है, काफी कम बात करी गई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटे लिम्फ भी क्या है, लिम्फ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिम्फ थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतना पढ़ा के नहीं छोड़ दूंगा जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, वो तो लिम्फ तो आप करवा देना, पर आप ये बता दो कि अब ये ब्लड में क्या पढ़ाने वाले हो आपको, मेरे को। चलो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चे, देखो जो ब्लड है, क्या है, जो ब्लड है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ब्लड बना किन किन चीजों का हुआ है, तो अच्छा पहले तो मुझे बता दो कि ब्लड है क्या। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आता है कि व्हाट इज ब्लड एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपके पास बोन है, आपके पास लिगामेंट है, आपके पास टेंडम है, आपके पास मैं बोलता हूं कार्टिलेज है, जैसे कि वो कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही ब्लड भी क्या है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सर क्या बात कर रहे हो आप, बोन को कंपेयर कर रहे हो ब्लड से? सर बोन तो बड़ी मजबूत होती है, बहुत सॉलिड होती है, ब्लड तो सर लिक्विड होता है। तो सर कैसे, ये वाली बात तो गलत बता दी आपने। नहीं 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 बेटे, मैंने एक चीज लिखी यहां पर, क्या, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखा है मैंने? ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये नहीं है। तो सर ये किन 2 चीजों को मतलब क्या कर रहा है, मैं बोलता हूं कनेक्ट कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि सर ये वाली बोन जो है आपकी, जैसे ह्यूमरस बोन, ये वाली, ये कनेक्ट कर रही है 2 पार्ट को, ये मेरे 4 आर्म को कनेक्ट कर रही है मेरे शोल्डर से, तो मैं इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सर क्या ब्लड भी 2 चीजों को कनेक्ट करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है। ब्लड
इंटेस्टाइन के सेल्स को मसल के सेल से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट किया करता है। देयरफॉर ब्लड इज नोन एज व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग दिस सेल एंड दिस सेल। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात आपको? आसान है, मुश्किल है, पक्का है? ठीक है। अब क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और आपको पता है कि बेटे कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कितने चीजों से मिलकर बने होते हैं? ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं आप मुझे बता दोगे? एक तो होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स, क्या होता है, मैट्रिक्स, और एक होते हैं हमारे पास सेल्स। अरे हाँ या ना, पक्की बात है? मतलब कि जो सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है मेरे पास प्लाज्मा। क्या है वो? दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है। और जो सेल्स है यहां पर, ठीक है ना, उनको कहता हूं क्या मैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहता हूं उनको मैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो ब्लड को बना रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है मेरे पास प्लाज्मा और एक है मेरे पास क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। पक्की बात? ठीक है। अच्छा सर, ये फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से है, मतलब क्या ये सेल्स ही हैं? सिर्फ इनको अगर मैं सेल कह दूंगा तो थोड़ी सी बेमानी हो जाएगी, क्योंकि बेटे देखो यहां पे कि ये जो हमारे पास है ये भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास प्रॉपर सेल्स हैं और कुछ हमारे पास क्या, सेल फ्रेगमेंट्स। कौन से हैं? सेल के टुकड़े हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, पक्का? चलो देखते हैं। तो सर ये सेल्स कौन से वाले हैं? तो आप यहां पे देखें कि बेटे जो सेल्स हैं ये दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक वो जो तो लाल है, दैट आर रेड, तो दे आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहलाते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और कुछ कैसे हैं? सम आर व्हाइट। कैसे हैं? व्हाइट है। जैसे ये तो हो गए क्या, उनसे वाले मेरे पास रेड, और कुछ है मेरे पास व्हाइट, जिनको कहता हूं क्या मैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या कहता हूं उनको मैं? ल्यूकोसाइट्स। सही है गलत है? जबकि जो सेल फ्रेगमेंट्स है, कौन है जो सेल फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर नोन एज प्लेटलेट्स। क्या कहलाते हैं ये? प्लेटलेट्स। सही है गलत है? ठीक है, पक्का? चलो, तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। पर यहां पर जो ल्यूकोसाइट्स है ना, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर और डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। मैं यहां पे पढ़ाऊंगा कि आपको जो ल्यूकोसाइट्स हैं बेटे, वो भी क्या होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बता सकते हो आप? ठीक है। कौन से? ग्रैन्युलोसाइट्स। कौन से होते हैं? होते हैं हमारे पास कौन से? ग्रैन्युलोसाइट्स। और मेरे प्यारे बच्चों, एक होते हैं मेरे पास क्या, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है बेटा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? एक है कौन से? ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सर ये ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से वाले हैं? तो सुने बेटे, ये खुद क्या है, ये खुद तीन है। खुद कितने हैं ये? खुद ये तीन है। कौन कौन से? फॉर्मूला याद करो, एन, बी और ई। कौन से हैं? एन, बी और ई। सुन लो, एन से हमारे पास कौन से? न्यूट्रोफिल्स। कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स। बी से हमारे पास कौन से? बेसोफिल्स। और ई से हमारे पास कौन से? इजिनोफिल्स। कौन से हैं? इजिनोफिल्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटे मैं ये सारी बातें ना बिल्कुल बेसिक से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनके नंबर 200, 150, 250 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें, वो ना इन सब चीजों को ढंग से पढ़ें। ठीक है, आपके नंबर इसलिए कम इसलिए रह गए हैं क्योंकि ना आपने ना बिल्कुल बेसिक से चीजें नहीं पढ़ी। ठीक है, और जिन बच्चों के नंबर ऑलरेडी ज्यादा हैं, ठीक है, वो क्या करें, बस इसका एक बार फटाफट ग्लिम्स लें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है जी, चलें। तो ये वाली बात किसकी हुई? ये वाली बात हुई किसकी? ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। आता हूं मैं किस पे? ए ग्रैन्युलोसाइट्स पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो भी क्या है? वो भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास कौन से? मोनोसाइट्स। कौन से हैं? मोनोसाइट्स। और एक है मेरे पास कौन से जी? लिम्फोसाइट्स। कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ज्यादा तो नहीं होगा। देखो लिम्फोसाइट्स भी क्या है? लिम्फोसाइट्स बेटे दो टाइप के होते हैं। चलो उसको ज्यादा नहीं बताता, मैं बता देता हूं क्या, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। वैसे भी जगह खत्म हो गई है। ठीक है जी, आसान है कि नहीं है? आसान है। ठीक है ना। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दो टाइप के, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो यहां पे ये वाली चीज क्या होती है? खत्म होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। अब तो मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल खींच खींच के एक एक चीज। तो सर हम क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप समझें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में डिटेल में? एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स के बाद हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल में, मतलब ल्यूकोसाइट्स के। और फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में लास्ट में?
प्लेटलेट्स के बारे में। ये हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आपको फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या, देन आई विल टीच यू दी ब्लड ग्रुप्स। के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ, मतलब ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे सर ये ए पॉजिटिव क्या होता है, ए नेगेटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब चीजें क्या हुआ करती हैं। ठीक है, तो हम RH के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे कि हम RH इनकम्पैटिबिलिटी, कि क्या होता है एक्चुअली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फिर ये भी देखेंगे कि यार ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कुछ हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं, वो मैं 13 के 13 फैक्टर्स आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, फिर हम पढ़ेंगे आगे सर्कुलेटरी पाथवे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया कैसे पढ़ने वाले हम। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कहां से पढ़ना, हम प्लाज्मा से पढ़ना। जादू दिखाऊं मैं आपको, ये देखो जादू, देखा हो गया सब कुछ गायब। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ना क्या करा करो, एकदम से ना बोर्ड को रब मत किया करो, तो उनके लिए मैंने जादू दिखाया है। बेटे देखो, ये जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था ना, ये ना चीजें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसका कारण ये है, मैं आपको सब कुछ, ये जो सब पूरा लिखा था मैंने डिटेल में, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी सब कुछ, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। प्लाज्मा से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में प्लेटलेट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका बिना उतारे काम चलेगा नहीं, मैं उसको उतारने के लिए बिल्कुल आपको क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम दूंगा। आप आराम से, मैं यहां से हट जाया करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप नोट्स बना लो। पर मैं फिर बोलता हूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप क्या करें, आप ना सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहें, आप ना समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, तो क्या होगा, जब आप चीजों को समझ लोगे ना, तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, दो चीजें होती है, एक होती है अंडरस्टैंडिंग और एक होती है लर्निंग। नीट का पेपर वही बच्चा निकाल पाएगा जिसके पास ये दोनों चीजें होंगी, जिसको चीजें समझ आ रही होंगी और जो चीजों को लर्न कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखे जा रहे हो तो आप अंडरस्टैंडिंग तो पूरी कर रहे हो, पर आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, लर्निंग का वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजों का क्या है, साथ में चलना बड़ा जरूरी है। तो आप क्या काम करें, आप देखें भी चीजों को साथ साथ। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आप बीच में पॉज करके जैसे मैंने कुछ लिख दिया तो उसको आप नोट कर लें। ठीक है, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो बहुत सही रहेगा। और साथ साइड बाय साइड आपने क्या करना है, आपने किताब को रीड करना है। कौन सी किताब, एक ही किताब मैं बोलता हूं वो पढ़ने के लिए, कौन सी, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को पढ़ें, बार बार पढ़ें। सही है जी, तो चलें जी, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ते हैं किसको। पहला जो आपको चीज पढ़नी थी हमने, मैट्रिक्स जो था हमारे पास, क्या, प्लाज्मा। क्या पढ़ते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा को। चलें जी, मुझे बताएं क्या क्या जानते हैं प्लाज्मा के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट दी प्लाज्मा। चलो शुरू हो जाओ, क्या जानते हो यार। देखो, पहली बात जो मैं जानता हूं प्लाज्मा के बारे में, कि बेटे प्लाज्मा जो है ना, उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो वाटर ही है। क्या है वो, इट इज दी वाटर ओनली। ठीक है, कितना वाटर है, करीब 92% जो टोटल प्लाज्मा है वो पानी ही है। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लिक्विड रखना है जी, हाँ या ना। क्योंकि अगर वाटर कंटेंट क्या कर दिया, कम कर दिया, प्लाज्मा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा ड्राई हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, ब्लड मोटा हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वो आर्टरीज में या जो छोटी छोटी कैपिलरीज है उसके अंदर वो फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड का फ्लो मेंटेन रखने के लिए, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए क्या करा गया है, प्लाज्मा के अंदर वाटरी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखी गई है। मान लो कि अगर आपके पास 100 ml प्लाज्मा है तो 100 ml प्लाज्मा में से 90 ml तो क्या ही होगा, पानी ही होगा। ठीक है, ओके सर और क्या चीज प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, तो आप समझे कि बेटे प्लाज्मा के अंदर ना जो प्रेजेंट है वो है क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वाटर प्रेजेंट हो, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब चीजें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि वाटर का लेवल क्या है, मेंटेन रखने के लिए, ये वाटर का लेवल इसमें से बढ़ ना जाए या वाटर का लेवल कम ना हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन घट ना जाए या बढ़ ना जाए, इस चीज को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, हमें ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं। या करते हैं इसके लेवल को क्या करते हैं, बराबर मेंटेन करके रखते हैं। इसको कहता हूं क्या मैं, ऑस्मोमोलैरिटी। ठीक है सर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से रिस्पॉन्सिबल है नहीं, और भी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। पक्की बात। और क्या प्रेजेंट है जी इसके अंदर, और सुन लो, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, जैसे मैं बोलता हूं क्या, सपोज इसके अंदर प्रेजेंट है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में, जो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे जिनको डिलीवर करना होगा उनके स्थान पर, जहां पे भी उनको चाहिए से मसल्स के सेल्स को अमीनो एसिड चाहिए तो वहां पे डिलीवर कर आएंगे ये। और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है डिसॉल्व फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये मतलब क्या क्या है, गैसेस भी क्या है यहाँ पर
प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं बोलता हूं यहां पे यूरिया प्रेजेंट है, यूरिया का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर ट्रांसपोर्ट की जा रही है। आसान है मुश्किल है? आसान है सर। और क्या चीजें प्रेजेंट है यहां पर? और मैं बताता हूं कि भाई ब्लड क्या हो, ब्लड कोएगुलेट ना करे, ब्लड को कोएगुलेशन से बचाने के लिए भी यहां पर क्या है, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। हेपेरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट। क्या है हमारे पास ये? दिस इज द एंटी कोएगुलेंट। बेटे पेन है जो ब्लू पेन है, ये वाला देख रहे हो आप, बेटे ना बुरा मान गया है, कह रहा है सर मैं तो चलूंगा ही नहीं आपसे, देख रहे हो कितना लाइट हो गया ये, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं नया पेन लेकर आता हूं, 2 मिनट में आऊंगा अभी, पर पहले तो पढ़ लो, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है सर इसके अंदर? प्रेजेंट है क्या, कुछ एंजाइम्स, जिसमें से एक मेन एंजाइम है कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहां पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पता है आपको कौन सा एंजाइम है ये? हाँ या ना? यस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द एंजाइम that is responsible for the conversion of carbon dioxide. It reacts with carbon dioxide to form carbonic acid, and carbonic acid again splits like this to form H plus and bicarbonate ion. क्या बनाता है ये? बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। सही है गलत है? हाँ या ना? इस यही कारण है कि जो ब्लड है, क्या है, जो ब्लड है हमारे पास क्या है, वो एक बफर है, एसिड बेस बफर कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि वाली बात उठी गई है तो बता भी दूं मैं आपको कि मेरे प्यारे बच्चों जो ब्लड का पीएच है, सुन लेना मेरी बात को, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। मतलब कि क्या है ये हमारे पास बेसिक है, एल्कलाइन पीएच है। कैसा पीएच है? एल्कलाइन पीएच है। आसान है? पक्का है? भूलोगे तो नहीं? समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? क्या क्या पढ़ाया? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सब चीजें, हेपेरिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मतलब कि एंजाइम प्रेजेंट है जो इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। सर कुछ चीज रह गई है? हाँ बिल्कुल रह गई है, उसके लिए तो जगह बचा रखी है मैंने। ये वो जगह है जहां पे अभी मैं कुछ लिखूंगा और वहां से पेपर में सवाल आएगा। पिछले साल भी आया था, 2018 में भी यहाँ पे जो मैं चीज लिखने वाला हूं उससे सवाल आया था। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है क्या? प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन्स। यस, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, कहता हूं क्या मैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। सही है जी। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है आप मुझे बता सकते हैं? मैं बताता हूं आपको बेटे। देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स। कितने प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं? 3 है जिनके बारे में आपने ढंग से पढ़ना है और आप सुन लेना मेरी बात को जो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है बेटे। एक तो है कि यहां पर फिब्रिनोजन। कौन सा है? फिब्रिनोजन। सर ये क्या किया करता है बेटे? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग करा करता है। मान लो कि अगर आपके यहां से फिंगर कट गई, ठीक है ना, तो फिंगर कटने के बाद क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड बहने लगेगा। तो ब्लड को रोकने के लिए क्या चाहिए? फिब्रिनोजन चाहिए। एक्चुअली क्या होगा, ये जो फिब्रिनोजन है ना, सुन लेना मेरी बात को, ये जो फिब्रिनोजन है बेटे, यही फिब्रिनोजन क्या होगा? दिस फिब्रिनोजन विल कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। मैं ब्लू पेन से लिखूंगा ही नहीं, अब छोड़ दो उसको। दिस विल कन्वर्ट इनटू दी फिब्रिन। किसमें कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा फिब्रिन में, और ये फिब्रिन क्या करेगा? नेटवर्क बनाएगा, एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉट करवाएगा। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? पक्की बात है। तो ध्यान रखना, फिब्रिनोजन क्या है? फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है ये? दिस इज द क्लॉटिंग फैक्टर। नंबर भी होते हैं इनके, हाँ या ना? नंबर है ये। क्या नंबर है इसका? इसको नंबर दिया गया है नंबर 1। ये सबसे बढ़िया बंदा है, सबसे आगे खड़ा हुआ है, कह रहा सर हम करेंगे काम ब्लड को क्लॉट करने का। तो उसको बोल दिया मैंने क्या? क्लॉटिंग फैक्टर 1। ऐसे कितने होते हैं? ऐसे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हुआ करते हैं। 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, पहले 13 होते थे, ठीक है ना। अब जो नंबर 5 जो था हमारे पास एक्सेलरिन, उसको हटा, नंबर 6 जो था हमारे पास एक्सेलरिन, उसको हटा दिया गया है। अब मतलब नंबर तो अभी भी चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले 13 माने जाते थे, अब 6 नंबर को हटा दिया गया है, पर पुराने वालों के नंबर चेंज नहीं करे हैं अभी भी, ठीक है। तो अभी कितने? अभी हमारे पास 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आप सुन लो मेरी बात को। अगर तो मैं इस प्लाज्मा में से, अगर तो मैं किस में से? इस प्लाज्मा में से क्या निकाल दूं? इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दूं। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देता हूं, माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो जो बचा हुआ जो प्लाज्मा होगा ना, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मेरे प्यारे बच्चों सुन लेना, इट विल बी नोन एज सीरम। क्या कहलाएगा? सीरम। कौन सा सीरम? जिसको हम ऐसे करके हाथ पे लेते हैं और ऐसे करके बाल बनाते हैं, हाँ या ना? बाल सिल्की सिल्की हो जाते हैं बढ़िया तरीके से।
अबे नहीं, वो वाला नहीं है, ये सीरम अलग है यार, वो तो हेयर सीरम होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया गया कहां से, प्लाज्मा में से। पक्की बात है, ठीक है। तो दूसरे वाले पे आते हैं, ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जो मेरे पास प्रोटीन्स आ रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा नंबर 2 को छोड़ दो, पहले मैं नंबर 3 को लिखता हूं, ठीक है। नंबर 3 पे है बेटे मेरे पास कौन से, एल्बुमिन्स। कौन से हैं, एल्बुमिन्स, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये बॉडी की ना ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ब्लड में वाटर का लेवल घटा देना है, बढ़ा देना है, इन सब चीजों का काम कौन रखेंगे, एल्बुमिन रखेंगे। सो दीज आर द प्रोटीन्स। मैं बोल रहा था ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं, ये क्या करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। सो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, घटाने में, बढ़ाने में। सो ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो अब आते हैं हम किस पे, नंबर 3 पे, जिसका मुझे इंतजार था अभी तक, ठीक है। वो है बेटे कौन से, नंबर 3 जो आ रहे हैं मेरे पास, वो है ग्लोब्यूलिन्स। कौन से हैं, ग्लोब्यूलिन्स। इनको समझ लेना आप ढंग से। वैसे तो बोला गया कि ग्लोब्यूलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल है डिफेंस मैकेनिज्म। ये वाली बात बिल्कुल, ये वाली बात ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इतनी बात पढ़ी जाए तो इतनी बात ठीक है। पर मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा एक फ्रंट फुट पे एक स्टेप आगे बढ़ के मैं आपको ये वाली चीज समझा रहा हूं, ठीक है। देखें जरा बेटे, देखो ये जो ग्लोब्यूलिन्स है, क्या है, ये जो ग्लोब्यूलिन्स है ना, ये खुद 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं ये खुद 3 टाइप के हैं। एक है हमारे पास कौन से, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, एक है हमारे पास बीटा ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, और एक है हमारे पास गामा ग्लोब्यूलिन्स। कौन से हैं, गामा। और भी होते हैं पर हम इन तीनों को ही देख लेते हैं, ठीक है। सुन लेना मेरी बात को, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है ना, कौन से वाले, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। अब पूछ तो लोग सर क्यों कह रहे हो आप, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी बॉडी में आए हुए इन्फेक्शन से, जो इन्फेक्शन आता है बॉडी में, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, उनको से लड़ने का काम, उनको मारने का काम ये करते हैं, सही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्यों, मैं बताता हूं, इसका आंसर आपको पता है। क्योंकि बेटे ये जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है ना, दे आर एक्चुअली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। क्या है ये हमारे पास, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को मैं ऐसे बोलता हूं, देखो यहां पे, देखो आई और जी, आई जी। अबे देखिए वाली चीज कहीं पर, क्या है ये तो एंटीबॉडी है। क्या है ये, तो एंटीबॉडी। तो सुन लेना, गामा ग्लोब्यूलिन्स आर दी एंटीबॉडीज। क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन्स क्या है बेटे, एंटीबॉडीज है। पक्का सही है कि नहीं है, सही है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे, चलो। तो सर हमारे पास कौन से रह गए, हमारे पास रह गए अल्फा रह गए और हमारे पास बीटा रह गए। तो आप चाहो तो इतना पढ़ के जा सकते हो, पर मैं आपको अल्फा और बीटा भी पढ़ा दे रहा हूं। क्या पता कब टीचर का मन खराब हो जाए और उसको लग जाए कि यार अब तो मैं सवाल थोड़ा सा मुश्किल डालूंगा, वो डालूंगा जो बच्चे ने अभी तक पूछा ही नहीं होगा। पर अगर टीचर ने ये हरकत करी और उसने सवाल यहाँ से डाला तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं आपको ये वाली चीज पढ़ा रहा हूं, सही है जी। चलें जरा देखते हैं इसको अलग तरीके से देखते हैं। कहता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बीटा ग्लोब्यूलिन का। जैसे बीटा ग्लोब्यूलिन फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं प्लाज्मिनोजन। ये क्या है, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम ऑफ एन प्रोटीन नोन एज प्लाज्मिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, प्लाज्मिन की, ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है क्या, प्लाज्मिन। एंड दिस प्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स। मान लो कि कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गया, क्या हो गया, से दिस इज द ब्लड क्लॉट। अब इसको क्या करना है, इसको धीरे धीरे क्या करना है, डिसॉल्व करवाना है, हटाना है, यहां से गायब करवाना है। तो इसके लिए कौन काम करेगा, इसके लिए काम करेगा हमारे पास कौन, दिस प्लाज्मिन। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, सुन लेना मेरी बात को, डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट। कहते नहीं है कि चोट लग गई, जैसे गिर गया कोई, यहाँ पे हाथ में कोई खून का ब्लड क्लॉट हो गया, हिंदी में कहते हैं खून का थक्का जम गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, उसको हटाना है वहां से, उसको रिमूव करना है वहां से। ये जो फेब्रिनल नेटवर्क वहां पे इकट्ठा हो रखा है, इसको हटा के हटाना है। तो वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे काम करेगा ये प्लाज्मिन। कौन काम करेगा, वहां पे प्लाज्मिन काम करेगा, और प्लाज्मिन वहां से उस चीज को क्या कर देगा, हटा देगा। सही है गलत है,
सही है, पक्का जी, बढ़ जाएं। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब बात करते हैं किसकी, हम अल्फा वाले की। किसकी बात करते हैं, अल्फा वाले की। तो अल्फा में कौन से हैं, अल्फा में हमारे पास आता है सेरोप्लाज्मिन, और आता है जी हमारे पास, देखें यहां पर, एक तो आ रहा है हमारे पास कौन सा, सेरोप्लाज्मिन, ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है ना, आयंस को खासकर। और दूसरा जो आ रहा है मेरे पास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपने इसका नाम सुना होगा, इसको कहता हूं क्या मैं, एंजियोटेंसिनोजन, सुना है मेरी बात, रास आई आपको, रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं हम इस चीज को, एंजियोटेंसिनोजन को। याद आ रहा है, कहां बनता है, लिवर में बनता है। ये क्या काम करता है, दिस इज इन्वॉल्व इन, जब बॉडी में क्या होता है, बॉडी में यूरिनेशन, मतलब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, तब एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है रेनिन। कौन एक्टिवेट करता है, रेनिन। तो बस आप इतना ध्यान रख लेना कि अगर कभी पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि एंजियोटेंसिनोजन किस तरह का प्रोटीन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोब्यूलिन है। क्या है, ग्लोब्यूलिन। टीचर ने कभी लेवल उठाया तो ये पूछ सकता है कि अच्छा ये ग्लोब्यूलिन तो है, ठीक है ना, पर ये कौन सा ग्लोब्यूलिन है, अल्फा है, बीटा है या गामा है। तो सुन लेना, गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं, कौन से ग्लोब्यूलिन्स, गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना। पर ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ये हमारे पास एक अल्फा ग्लोब्यूलिन है। चले जी, अब हम उठाते हैं ब्लड का अगला कंपोनेंट, जो था हमारे पास सेल्स वाला पार्ट। और सेल्स में भी सबसे पहले आते हैं मेरे पास कौन से, आरबीसी। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स। क्या आते हैं मेरे पास, एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, क्यों क्या रहा हूं मैं इनको एरिथ्रोसाइट्स, कोई मुझे बता सकता है क्या। हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं हम। सर एरिथ्रोसाइट्स सर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स बिकॉज दे आर रेड इन कलर। हाँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, एरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है, एरिथ्रो। एरिथ्रो मीन्स होता है हमारे पास रेड, ठीक है, और सेल मतलब, साइड्स मतलब सेल, तो दे आर रेड सेल्स। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, आसान है कि नहीं है, इतनी बात आसान है। तो सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, एनीवन, कोई बता सकता है। कुछ खास बातें पढ़ेंगे इसके बारे में, सारी बातें नहीं, वो वाली बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आप जानते हैं पहले से, कुछ अलग बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और। तो चलो सबसे पहले उठाते हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं यार कि ये जो हमारे पास है कौन, एरिथ्रोसाइट्स, ये बॉडी में क्या है, सबसे छोटे सेल्स हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। पहली बात तो ये। अच्छा, ये कम है तो उनका नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यस, दे आर वेरी मच अबंडेंट, दे आर, इनका नंबर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। कितना होता है, देयर नंबर इज 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। मानिए कि अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब आप क्या ले लें, ब्लड ले लें, तो उसके अंदर ये 5 लाख आरबीसीज होंगे। कितने आरबीसीज होंगे, देर एटलीस्ट 5 लाख होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इतना क्या होता है, इनका नंबर इतना ज्यादा होता है। कोई दिक्कत जी, पक्की बात है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब बात करते हैं जी कि ये इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि इनकी शेप की। तो ये दिखते हैं जी कैसे, ऐसे, हाँ या ना। तो कैसी शेप है इनकी, स्फेरिकल है, नहीं, इनकी शेप स्फेरिकल नहीं है। ये सामने से ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इनकी शेप होती है कुछ ऐसी। कैसी शेप होती है इनकी, कुछ शेप होती है ऐसी। बात समझ आ रही है। सो दिस शेप इज नोन एज बाइकॉनकेव। क्या है ये, कैसी शेप है, दिस इज द बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी। भाई ठीक है, मतलब कि एक बॉल थी ऐसे एक बॉल थी, इसको मैंने क्या करा, मैंने 2 साइड से उसको दबा दिया नीचे को, अंदर को प्रेस करा। तो प्रेस करने पे क्या होगा, प्रेस करने पे जो पहले सरफेस ऐसे थी, अब वो सरफेस हो जाएगी ऐसे। समझ पा रही हो मेरी बात को, मतलब एक तरह सरफेस एरिया क्या हो गया, और एडिशनल आ गया। सो दिस इज द एडिशनल सरफेस एरिया। क्या है ये, हमारे पास एक एडिशनल सरफेस एरिया क्रिएट हुआ है, एंड दिस सरफेस विल बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। किसके लिए इस्तेमाल होगा ये, ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो इसलिए आप कभी भी ना आरबीसी को सामने से देखेंगे तो आप ना उसके अंदर, आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर कुछ आपको बहुत बढ़िया, बहुत ताकत आ गई आज मेरे में, मैं हीमैन बन गया हूं। तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हैं इसको क्या, कि आपको ये लग रहा है कि अगर ये न्यूक्लियस है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज ह्यूमन आरबीसी, या ह्यूमन की नहीं, सारे के सारे मैमल्स की अगर मैं बात कर दूं तो जितने भी क्या हैं, जितने भी हमारे पास मैमल्स हैं, सारे मैमेलियन आरबीसीज क्या हुआ करते हैं जी, ऑल मैमेलियन आरबीसीज आर
ई न्यूक्लिएटेड क्या हुआ करते हैं, आज मेरा दिन है पेन गिराने का, क्या हुआ करते हैं, ई न्यूक्लिएटेड हुआ करते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो सर ये क्या है फिर, अरे वो डिप्रेशन है जो उसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, समझ पा रहे मेरी बात को, वो डिप्रेशन अंदर को फॉर्म हो रहा है, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा क्या कारण रहा होगा कि इसमें से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया, क्या जरूरत क्या थी न्यूक्लियस को हटाने की, व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड, हमने आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस क्यों करा, न्यूक्लियस की जगह पे हम क्या डालना क्या चाहते हैं वहां पर, तो आप सुनिए मेरी बात, हमने सिर्फ और सिर्फ वहां से न्यूक्लियस ही नहीं हटाया, हमने मतलब नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने, साथ में और क्या भी हटाया, वहां से गॉड ने या नेचर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्या कर दिया, खाली कर दिया, कह रहा तुम्हारी भी हमें जरूरत नहीं है। और जो बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनल्स को भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी यहां से गांव भेज दिए गए हैं, बोल रहे हैं तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारी जरूरत नहीं है, और न्यूक्लियस हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण ये है, कहता है क्योंकि जो आरबीसी है, क्या है, जो आरबीसी है, नेचर चाहती है कि यार इसके अंदर की जितनी भी स्पेस है, इसके अंदर की क्या है, जितनी भी स्पेस है, एंटायर स्पेस, पूरी की पूरी स्पेस में क्या भर दिया जाए, इसके अंदर भर दिया जाए हीमोग्लोबिन, क्या भर दिया जाए, हीमोग्लोबिन फिल कर दिया जाए, जिससे कि हीमोग्लोबिन क्या करे, हीमोग्लोबिन कंबाइन करे ऑक्सीजन से और फॉर्म करे क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाके क्या करे किसी सेल के पास जाए और वहां जाके क्या कर जाए, स्प्लिट कर जाए किसमें, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, और ये ऑक्सीजन उस टिश्यू को क्या कर दिया है, डिलीवर कर दिया है, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इन टिश्यूज को क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत थी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और उसके लिए उन्होंने सबसे बढ़िया कैंडिडेट किसको चुना, हीमोग्लोबिन को चुना। उन्होंने कहा यार ये काम तो हम किससे करवाएंगे, हीमोग्लोबिन से करवाएंगे। तो हीमोग्लोबिन ने कहा कि यार सेल के अंदर तो पहले से ही बहुत सारे क्या है, मतलब सेल के अंदर पहले से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, ये सब चीजें ऑलरेडी कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर, आरबीसी के अंदर। तो मैं कहां रहूंगा, क्या सर मैं सरफेस पे रहूंगा, तो क्या करा, तो नेचर और इनकी डील हुई हीमोग्लोबिन की, तो उसने क्या करा, उसने इन सब चीजों को हटा दिया और बोला हीमोग्लोबिन भाई तू अब पूरे आरबीसी में जाके रह ले आराम से, जितनी ऑक्सीजन से बाइंड करना है उतनी ऑक्सीजन से बाइंडिंग कर। तो आप ध्यान रखना कि जो बाइंडिंग में दिखा रहा हूं ना, ये होती है कहां पर है, ये होती है एल्वोलाई में, कहां पर होती है, एल्वोलाई में, लंग्स में, और ये जो काम है ब्रेक डाउन का, ये कहां पर होता है, ये होता है कहां पर जी, टिश्यू पे। आपको इतनी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि इतनी बात उठ गई है तो थोड़ी सी बात अब हीमोग्लोबिन के बारे में भी कर ही लेते हैं, चलो हाथ के हाथ खत्म करते हैं इसको भी, ठीक है। हाँ जी, क्या जानते हैं आप एचबी के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट द हीमोग्लोबिन, सर हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन दैट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड इट इज रेड इन कलर। रटी रटाई बात नहीं, मुझे बताओ केमिकली क्या होता है हीमोग्लोबिन। तो सुनो मेरी बात, यह जो मैं आपको बोल रहा हूँ हीमोग्लोबिन, तो अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा इसको मैं हीमोग्लोबिन, तो सुन लो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, देखना जरा, ये बना हुआ है दो वर्ड से मिलकर, एक है हमारे पास हीम और एक है हमारे पास ग्लोबिन। तो हीम क्या है, हीम इज द नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट है, दिस इज द नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, ये प्रोटीन वाला पार्ट नहीं है। जबकि जो ग्लोबुलिन है ये क्या है, ये हमारे पास एक बीटा ग्लोबिन चेन है जिसको मैं कहता हूं क्या, दिस इज प्रोटीन, क्या है ये, किसकी है, दिस इज द प्रोटीन। कोई दिक्कत, तो मतलब हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक नॉन प्रोटीन से और एक प्रोटीन से। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको एक एंजाइम माने, क्या माने, एंजाइम माने, तो एंजाइम में ये वाला जो पार्ट है ये एपोएंजाइम है, और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है ये, मैं लिख दूं यहां पर, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ आई मेरी बात के नहीं आई आपको, आ गई जी, पक्का, बढ़ जाए। तो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन, तो जब प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूं नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है हीम, ये भी क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है दो चीजें, एक तो है आयरन, क्या है इसके अंदर, आयरन, और आयरन भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe2 फॉर्म में, मतलब कि फेरिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन सी फॉर्म में, फेरिक आयन, फेरिक नहीं यार क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, फेरस फॉर्म में, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेरस, मतलब Fe2+ फॉर्म में ये प्रेजेंट है, फेरिक में प्रेजेंट नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, फेरिक में प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा है यहां पर एक और चीज है, इसको कहता हूं क्या मैं, पोरफायरिन, क्या कहता हूं उसको मैं, पोरफायरिन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पोरफायरिन से कोई जनरली सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, एम्स ने एक बार इससे जरूर सवाल पूछा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन की बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन
एक हीमोग्लोबिन के अंदर, जैसे ये मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ये पूरा एक हीमोग्लोबिन है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, 4 आयरन के आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, पक्की बात है। और हर एक आयरन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो जी कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो सकते हैं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, 1 2 3 और 4। सही है भाई, बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? सो दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। पक्का? सर ये कितना हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? तो चलो जरा इसकी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, तो आप सुने मेरी बात को, एक अडल्ट की बॉडी में, एक हेल्दी अडल्ट जैसे कि आप, जैसे कि मैं, बॉडी, ठीक है, कितना एक अडल्ट की बॉडी में प्रेजेंट होता है कितना, करीब 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब कि अगर आपने 100 ml ब्लड लिया तो 100 में से 12 से 16 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होगा, और एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर इससे कम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो द पर्सन इज नोन एज एनीमिक। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर को कहते हो डॉक्टर साहब ये जो है मेरा दोस्त, जिसको दिखाने गए हो, तुम तो ठीक हो? सर ये ना मतलब रोज बीमार हो जाता है, ये रोज बीमार रहता है, मतलब 2 दिन ठीक रहता है, 3 दिन बीमार रहता है। तो डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर सबसे पहले ना ऐसे करके उसकी आंख खींचता है नीचे। देखा है आपने ऐसे करके? क्या खींचता होगा आंख में? ऐसे करके फूंक मारेगा? नहीं। क्यों खींच रहा है वो उसकी आंख? वो उसकी आंख नीचे खींच के ना ये देखता है डॉक्टर, जो तुम भी बनोगे और देखोगे भी, कि यार वहां पर क्या जो कैपिलरीज हैं, आर दे रेड और दे आर पेल येलो। अगर वहां पे जो कैपिलरीज अगर उसको पेल येलो नजर आ रही है आंख के अंदर वाली, तो मतलब क्या, द पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको एनीमिया है। समझ आई कि नहीं आई यहां तक मेरी बात? पक्का है? बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास किसकी, एचबी की। उसके अलावा भी क्या हो सकता है, उसके अलावा भी एनीमिया के और भी चांसेस केस हो सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ ये। अच्छा सुने, कई बार क्या होता है, कई बार ये ना आरबीसी का नंबर, आरबीसी का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। क्या कंडीशन कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया, जिसको कहता हूं क्या मैं, एरिथ्रोसाइथीमिया। समझ आई मेरी बात? तो आप क्या काम करो, उसको आप एरिथ्रोसाइथीमिया याद रखो, पॉलीसाइथीमिया आप इसको भूल जाओ। ठीक है, साइथीमिया मतलब क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है ना, पॉली तो वैसे हम किसी भी सेल के लिए बोल सकते हैं, पर स्पेशली हम क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स के लिए बात कर रहे हैं तो बोला जाएगा क्या, व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड इंक्रीजेस। जब क्या होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का नंबर ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सो दैट कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोसाइथीमिया। ये कब होता है? ये जनरली होता है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, एक तरह की एडेप्टेशन भी होती है। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हो, तो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, हाई ऑल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का क्या होगा जी, वो कम होगा, हाँ या ना? तो ऑक्सीजन कंबाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, भाई हाँ या ना? हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग भी क्या होगी, कम होगी, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी कम बनेगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, बॉडी क्या करती है, बॉडी अपना आरबीसी काउंट इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो आरबीसी बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन ही बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? तो जो रिमेनिंग हीमोग्लोबिन, जो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन आ रहा है, दैट विल कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, और तो क्या होगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो सप्लाई थी, जो कम हो गई थी फॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी, एंड इट विल बी बैक टू नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइथीमिया। अरे सही है, मुश्किल तो नहीं है यहां तक? पक्का है? ठीक है, अच्छा और क्या कंडीशन आती है? अच्छा इसको नापेंगे कैसे, एक चीज और बताओ मुझे। तो नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज, इसका मैं नाम आपको बताता हूं, हीमोसाइटोमीटर। क्या कहलाता है मेरे पास, दिस इज नोन एज हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द, जिसका क्या करते हैं, जिससे हम हीमोग्लोबिन नहीं, आरबीसी के नंबर पे करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? बढ़ जाए? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन आती है, एक कंडीशन में क्या होता है कि जो आरबीसी का नंबर होता है, आरबीसी का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या कहलाती है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया।
साइटोपिनिया। समझ आ रही है मेरी बात? अब आप सुनो मेरी बात, कहीं पर भी ना आपको पीनिया वर्ड नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? पीनिया, तो समझ लेना कि नंबर क्या हो गया? कम हो चुका है। डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का नंबर क्या हो चुका है? कम हो जाएगा। तो द कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है ना। इसको कहता हूं क्या मैं? एरिथ्रोसाइथीमिया, दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। और एक और नाम क्या लिखा था मैंने एरिथ्रोसाइथीमिया का? पॉलीसाइथीमिया। क्या भी कहलाता है ये? पॉलीसाइथीमिया। ऑल्दो मैंने मिटा दिया था आप इसको, पर आप इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का जी? बढ़ जाएं। अब बात आती है कि सर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसीज हैं, ये बनते कहां पर हैं? किस जगह पे बनते हैं? कौन से सेल से बनाती हैं इसको? और इनकी डिस्ट्रक्शन कहां पर होती है? खत्म कहां पे करा जाता है? तो इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन और इनकी डिस्ट्रक्शन कहां पर होने वाली है। चलें जी आगे बढ़ते हैं अब हम। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि हम एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है हमारे पास। एरिथ्रोपोइसिस आप बता सकते हैं? यार नाम तो सुना होगा आपने, इसके बारे में मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने बता रखा है आपको, हाँ या ना? सो व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। सही है जी? सुने मेरी बात को। पहली बात ये आती है कि फॉर्मेशन जो है एरिथ्रोपोइसिस कहां पर होता है। तो अगर मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछूंगा कहां पर होता है ना, तो थोड़ी सी बेमानी हो जाएगी, क्योंकि जो लोकेशन है आरबीसी फॉर्मेशन की, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है। सर क्या बात कर रहे हो? मतलब आपके हिसाब से क्या कभी हमारा ब्लड कभी हाथ में बनेगा, कभी पैर में बनेगा? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देयर आर द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। सर मतलब सुने मेरी बात, मैंने यहां पे जो लाइफ की बात कर रही है वो मैंने बर्थ से पहले और बर्थ के बाद दोनों टाइम की मैंने बात यहां पर कर ली है। तो आप देखें यार, मैं आपसे बताता हूं कि आरबीसी फॉर्मेशन इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, ठीक है ना, इनिशियल या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे कहां पर हुआ करता है, तो उसको देखें हम। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो एरिथ्रोपोइसिस जो है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इट टेक्स प्लेस इन योक सैक। कहां पर होता है ये? योक सैक पे होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये क्योंकि ना बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं है जो क्या कर पाए, जो आरबीसी बना पाए। तो इस आरबीसी बनाने की जिम्मेदारी उस टाइम किसने ले रखी थी? तब ले रखी थी किसने जी? योक सैक ने। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर कोई पेपर में सवाल पूछ लिया कि वेयर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन की लोकेशन क्या होती है एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो आंसर जाएगा क्या? योक सैक। पर अगर पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, बाद की स्टेजेस पर, मैं यहां पे लिख देता हूं लेटर स्टेजेस पर, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो कहां पर होती है? तो आप सुन लेना, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, ये कहां पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन लीवर। कहां पर होता है? लीवर में। और साथ ही साथ स्प्लीन में भी आरबीसी बना करते हैं। सही है गलत है, हाँ या ना? मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे लीवर क्या कर रहा होगा? लीवर आरबीसी बनाने का काम कर रहा होगा और स्प्लीन भी आरबीसी बनाया करती है। मुश्किल, ठीक है। बट आफ्टर बर्थ, क्या आफ्टर बर्थ आपकी और मेरी बॉडी की अगर मैं बात करूं, आफ्टर बर्थ आरबीसी फॉर्मेशन कहां पर होगी? कोई मुझे बता सकता है कि नहीं बता सकता? अरे यार तो सबको पता होता है सर, इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। कहां पर होता है वाला प्रोसेस? इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, मतलब कि रेड बोन मैरो। सही है? पक्का? सर कैसे होता है? तो उसको जरा समझते हैं। देखो यार मैं आपको समझाता हूं ऐसे कि मान लो कि हमारे पास ये बोन है, क्या है हमारे पास? से दिस इज दी बोन। सही लग रही है? टॉम एंड जेरी याद आया कुछ? चलो देखते हैं। तो मान लो यार ये बोन है हमारे पास, और बोन के अंदर क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है, ठीक है। दिस सेल इज द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, मतलब आने वाले टाइम में आरबीसी फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये ही करेगा, ठीक है। तो इसको कहता हूं क्या मैं? सुन लेना आप, इसका नाम लिखा गया है हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या नाम रखा गया इसका? हीमोसाइटोब्लास्ट। मतलब कि आने वाले टाइम में ये जो साइटो है, ये जो सेल है हमारे पास साइटोब्लास्ट, ये आरबीसी बनाएगा जो हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं क्या? हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। तो आरबीसी की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। आप यहां पे देखें,
अगर मैं दिखाऊं तो आपको, पहले क्या होगी, पहले इसकी फॉर्मेशन होगी और फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगी, इसकी मैच्योरेशन होगी। सही है, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज द मैच्योर आरबीसी, ये क्या है, ये इमेच्योर है। सही है कि नहीं है? तो आप ध्यान रखना, जो हमारे पास मैच्योर आरबीसी होता है क्या होता है, वो हमारे पास इन्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड। सही है, पक्का? ठीक है, तो नाउ दिस इज द मैच्योर आरबीसी। ठीक है, तो सर इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या कोई हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है? यस, देयर इज वन हार्मोन दैट एनहांसेस और इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, रेट को बढ़ा दिया करता है। और मेरे प्यारे बच्चों, उस हार्मोन का नाम है क्या?